सबसे पहली चीज जो है हमने कौन सी करनी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रो यहाँ से ना इस चीज को याद रखना बेटा, इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज किया गया। 9th में तुम सबने किया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है। जब भी हम देखें एटम की बात करें तो एटम का जो कोई भी चीज जो कम या ज्यादा हो सकती है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी चीज है, इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंसी, वैलेंसी तुम्हें पहले ही बता दिया, वैलेंसी क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। यानी कि कोई भी एटम अपना जो है वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या याद रखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है। दो वर्ड्स, या तो गेन करता है या फिर क्या करेगा, लूज करेगा। किस लिए, टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो उसको हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसको क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। याद रहेगा टर्म, पक्का। अब यहाँ पे दूसरा टर्म क्या याद रखोगे कि इट वैरीज, और वैरी किस चीज पे करेगा, जैसे मैं तुम लोगों को बार बार कहा है कि नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन उसकी कौन सी है। तो नोबल गैस में तुम्हें जो अभी बताया है मैंने कहा था कि याद रखना हीना, नीना और करीना, ठीक है। तो जो हीलियम है उसकी केस में भी देख लो, नियॉन की केस में भी देख लो, और आर्गन की केस में भी। ये बार बार चीजें रिपीट कर रही हूँ, प्लीज इन चीजों को ध्यान से समझना, बिकॉज इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। जो हीलियम होता है उसकी टोटल जो है वो 2 ही है, राइट। तो के शेल में 2 है, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, डुप्लेट। क्या कह देते हैं, डुप्लेट। बाकी जो नियॉन की केस में 8 और आर्गन की केस में भी 8, किसमें, लास्ट शेल के अंदर। किस शेल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर, क्योंकि इसमें टोटल हमारा कितना है, 10 होता है, और इस केस में 18 होता है। तो 8 का मतलब, इस वर्ड 8 का मतलब जो लेटर तुम्हें लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ऑक्टेट। क्या कहते हैं, ऑक्टेट, ठीक है। तो हमने क्या देखना है कि अगर हीलियम के आसपास कोई है, जैसे मैंने तुम्हें लिथियम का बताया, हाइड्रोजन का बताया, तो उनकी वैलेंसी क्या है, डुप्लेट के हिसाब से तुम देखोगे, ठीक है। जो क्लोज बाय आ गए किसकी, नियॉन की, उसकी वैलेंसी तुम किस हिसाब से देखोगे, ऑक्टेट के हिसाब से। और अगर आर्गन के कोई नजदीक आ गया तो उसकी भी वैलेंसी तुम किस हिसाब से देखोगे, ऑक्टेट के हिसाब से। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का। अब देखो दूसरी जो चीज है, इलेक्ट्रोवैलेंसी के बाद हमने जो नेक्स्ट टर्म ध्यान में रखना है वो क्या याद रखना है बेटा, कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट एटम्स है या इलेक्ट्रोवैलेंट जो एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म क्या करेंगे। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट एटम्स होंगे वो फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब जिनमें कोई ना कोई क्या है, वैलेंसी है, जिनमें क्या है, कोई ना कोई वैलेंसी है, जो कोई ना कोई क्या फॉर्म करेंगे, चार्ज फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब क्या हो गया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। याद रखना इस चीज को, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। ये क्या होंगे, हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट होंगे, याद रहेगा ये चीज। चलिए आगे। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे कि मेटल्स की टेंडेंसी क्या है बच्चे, to lose electrons and form positive charge, non-metals की टेंडेंसी क्या है, to gain electrons and form negative charge, याद रहेगा। अब यहाँ पे एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, और एग्जाम्पल किसका, देखो तुम्हें एक फॉर्म में तो मैंने बता दिया था कल कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, राइट। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, लास्ट ऑफलाइन क्लासेस में भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक और वे है, क्योंकि इस बार ना जो बोर्ड का सैम्पल पेपर रिलीज किया है उसमें ये क्वेश्चन आया है,
राइट और ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तुम्हारा 9th से रिलेटेड है, बट अगेन KLMN शेल वही होगा, बट बॉहर्स मॉडल अगर तुम्हें याद है थोड़ा सा, बहुत ब्यूटी स्कीम जो हमने किया था, तो उस केस में क्या है, ये उसने कहा कि एक कोई एलिमेंट है, ध्यान से देखो, एक कोई एलिमेंट है जिसका नाम क्या है P, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो ऐसे है, एंड दूसरा कोई एलिमेंट है जिसको हमने कहा Q, क्या कहा हमने Q, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो मैं अभी बता रही हूँ तुम्हें। इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट मैं डॉट्स के साथ शो कर रही हूँ, देखो जरा ध्यान से, इसको ना ड्रॉ करते जाओ, बिकॉज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी आई हुई है ये, ठीक है, 5 नंबर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं एग्जामिनेशन में, तो यू नीड टू वर्क आउट दिस कॉन्सेप्ट, अगर क्लियर नहीं होगा तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। बार बार इस चीज को समझा रही हूँ, किस चीज पे फोकस हो रहा है, फिर बार बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर, नथिंग एल्स। हाँ जी, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ये P और Q दे दिया कि दो एलिमेंट है हमारे पास, एक P है दूसरा क्या है Q है, नजर आ रहा है सबको। अब उन्होंने दूसरी बात क्या पूछी हमसे कि आइडेंटिफाई P एंड Q एंड विच काइंड ऑफ कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन दीज। तो कंपाउंड किस टाइप का बनेगा, पहला तो ये बताना था तुमने, और दूसरा उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना था, ठीक है। अब जिनको तो 9th का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो ये चीज बना सकते हैं, क्योंकि ये बॉहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग है। तुम लोगों को अगर याद हो तो मैंने यहाँ पे KLMN शेल करके किया करवाया था, मैंने तुम्हें कहा था याद रखना। तो K जो है वो तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे लिए जस्ट, क्योंकि 9th एक रिकॉल भी हो जाएगा, इस शेल को हम कहते हैं K, इसको कहते हैं L, अगला वाला अगर आ गया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा वाला M, अगर इसके फर्दर भी आ जाएगा तो कौन सा शेल हो जाएगा, वो N, ठीक है। अब जरा याद करो, पहले शेल की कैपेसिटी कितनी थी, 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं, हाँ जी 10, इसमें 10 है, एक बार फिर से देख बेटा, 8 कितने टोटल, 8 टोटल कितने हैं, 8 है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है कि K में 2 और 2 के बाद अगले में कितना है 6, यानी एलिमेंट कौन सा है, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन की ओनली 6 होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, तो यानी P हमारा क्या आ गया, O आ गया, P हमारा क्या है, ठीक है। तो Q क्या है, जरा देखो ध्यान से, 11 है इसमें, 11 है, बिल्कुल 11 है, तो नियॉन का 10 है, सल्फर का 16 है, सोडियम मैम नहीं है, अकेला सोडियम है, क्या है ये, सोडियम। तो Q को हम क्या लिख देते हैं, Na, Q को क्या लिख दिया हमने, Na, समझ गए चीज को। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये 11 आ गया तुम्हारा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई तुम्हारी, 2, 8, 1। मैंने तुम्हें क्या कहा कि अगर तुम्हारा हीलियम के नजदीक है तो डुप्लेट देखोगे, तो क्या इन दोनों केस में हम डुप्लेट देखेंगे या ऑक्टेट देखेंगे, जरा ध्यान से देखो, दोनों की केसेस में क्या देखना चाहिए, ऑक्टेट या डुप्लेट, ऑक्टेट। डुप्लेट में हीलियम के नजदीक कौन है, दूर तक नहीं है, लास्ट वाला देखना होता है, लास्ट वाला तो बेटा लास्ट शेल में सिर्फ एक के शेल का देखेंगे, लास्ट वाला तो ऑक्टेट की उसमें आ गया ना, थर्ड किस में आ गया, यहाँ तक तो कंप्लीटली फिल्ड है ना। तो अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, उन्होंने पूछा कि इन दोनों के बीच में कंपाउंड क्या बनेगा, याद है थोड़ा सा, क्या बना तुम्हारा, मेटल कौन सा है, सोडियम प्लस गिव्स राइज टू सोडियम ऑक्साइड, यही बना।
यही बना। ये तो अगर मुझे आता है तो बना ना, बट जब नहीं आता है तो क्या होगा। और इसका कलर भी तुम्हें बताया था मैंने, कौन सा कलर बनता है, गोल्डन येलो कलर का फ्लेम निकलेगा। फ्लेम किसका ना, गोल्डन येलो फ्लेम। चले जी आगे। अब देखो ध्यान से, इस केस में बच्चे होता क्या है कि ये वाला जो देखो यहाँ पे, इसके लास्ट शेल में कितने हैं तुम्हारे, 1 6, और इसके लास्ट शेल में कितना है, 1 है। इसके लास्ट शेल में कितना है, 1। तो ये वाला जो है ये कंप्लीटली क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। कंप्लीटली क्या करेगा, डोनेट कर देगा। और ये हमें कितने चाहिए, मल्टीप्लाइड विद, कितने चाहिए, मल्टीप्लाइड विद 2, क्योंकि 1 देने से तो बात बनेगी नहीं। कितने चाहिए इसको, कितने कम है इसके पास, 2। कितने कम है इसके पास, 2। समझ गए चीज को, याद रहेगा ये। तो अगर तुम्हें इस टाइप से भी स्ट्रक्चर दे दे तो यू मस्ट नो कि चीजें कैसे फॉर्म होती। क्लियर रहेगा ये, ध्यान रहेगा। डिड यू ऑल नोटिस KLMN, पक्का। K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, L की मैक्सिमम कैपेसिटी 8। सबसे पहले देखना ये 8 मेरे पूरे हैं या नहीं है, ठीक है। एंड देन ओनली यू विल स्विच टू M, देन ओनली यू विल स्विच टू M, ठीक है। और ये M वाला कब होगा, आर्गन के बाद वाला। सिर्फ 2 बच जाते हैं आर्गन के बाद, एक तो तुम्हारा पोटेशियम बच जाता है, दूसरा तुम्हारा कैल्शियम बच जाता है। याद रहेगा ये चीज, पक्का। ये टर्म क्लियर है बच्चा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे। श्योर, शुड आई रब दिस। जब कभी भी क्या होगा, अगर मेटल प्लस नॉन मेटल है, क्या है, मेटल प्लस नॉन मेटल है, और वो कंबाइन होकर कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई ना कोई क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा, मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज हमेशा, पॉजिटिव। नॉन मेटल के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज, नेगेटिव, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट तुम्हारा बना, इट विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कॉम्बिनेशन। It will be formed because of the combination of positive and negative charge, ठीक है। यानी कि इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मेटल का M प्लस एंड नॉन मेटल का माइनस कंबाइन होकर M प्लस N माइनस बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कुछ भी फॉर्म होता है तो इस टाइप के बॉन्ड को हम 2 नाम देते हैं। एक बॉन्ड का नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड, क्या नाम देते हैं, या फिर हम इसको कह देते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम देंगे, याद रहेगा ये चीज, पक्का। टर्म क्लियर है। यानी अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर तुम लोगों के लिए करूं कि Na पॉजिटिव, Na क्या होगा, देख पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही देखना। Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कि माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या करेगा, लूज करेगा कि गेन करेगा, अभी बताया था, वेरी गुड। चार्ज कौन सा, प्लस, ठीक है। अभी क्या बना तुम्हारा, कैटायन बना, क्या बना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा दूसरा क्या ले लेते हैं हम, सिंपल सा Cl के साथ प्लस, क्योंकि ये Na वाला इसने ले लिया था, क्या बना तुम्हारा Cl नेगेटिव, और ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा, एनायन। एक कैटायन और एक एनायन जब कंबाइन हुआ, क्या हो गया, अब ये कंबाइन हुआ तो देखो रिएक्शन क्या बना तुम्हारा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया ये सारा का सारा। तो Na प्लस Cl गिव्स राइज टू NaCl, ठीक है। अब ये Na और Cl के बीच में कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा ना, ये प्लस और माइनस है जो इसको क्या करता है, होल्ड टुगेदर करता है, एक दूसरे को बांध कर रखता है, एक दूसरे को बिल्कुल क्लोज रखता है, किसी न किसी फोर्स के कारण होगा। और वो फोर्स कौन है या बॉन्ड कौन है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स जो इन दोनों को क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा है, प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल कीप द आयनिक बॉन्ड्स टुगेदर, व्हिच विल कीप द आयंस टुगेदर। ठीक है जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ तुम लिख भी सकते हो द स्ट्रॉन्ग फोर्स which keeps the ions together to form ionic bond। हो गया जी, डन है यहाँ तक, आगे चलिए। नेक्स्ट आता है आपका, अब क्या है कि जो कंपाउंड्स तुम्हारे फॉर्म होते हैं, क्या कि मेटल और नॉन मेटल या इलेक्ट्रोवैलेंट आयन बॉन्ड के कारण जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, दो नाम दे सकते हो, या तो इसको कहोगे आयनिक कंपाउंड, क्या कहोगे इस वर्ड को, आयनिक कंपाउंड, या फिर इसको हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। वर्ड का यूज करोगे इलेक्ट्रोवैलेंट। एनी डाउट? ठीक है। अब हमने अब जो करना है वो क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ, जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। मैं दोनों चीजें साथ के साथ लिखवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। एक और चीज, डायरेक्ट क्वेश्चन ना बहुत रेयर, पुराना जमाना हो गया वो, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आ सकते हैं कि हाँ भी ये क्यों होता है, ठीक है। सो रिमेंबर 3 पार्ट्स कौन कौन से, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अगर एग्जाम में नंबर लेना है तो कौन सी 3 चीजें याद रखोगे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो जो सीबीएसई क्वेश्चन कर रही है या फोकस कर रही है वो इन्हीं 3 क्वेश्चन पे कर रही है, ठीक है। सीधा नहीं पकड़ना, घुमा के पकड़ना, राइट। तो प्रॉपर्टीज नोट तो करोगे ही, समझोगे भी, बट देन तुमने किस चीज पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। किस चीज पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, वी आर एबल टू आंसर। तो जो पहली प्रॉपर्टी है बेटा वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कौन सी आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो जरा ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टी में जितने भी हमारे कंपाउंड्स फॉर्म होंगे इस टाइप के, वो सारे के सारे कंपाउंड्स क्या होंगे, हार्ड होगा। सारा का सारा कंपाउंड क्या होगा, हार्ड होगा। और हार्ड क्यों होगा, क्योंकि ये सॉलिड है। जितने कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, कौन से कंपाउंड्स, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड non-metals having charges, don't forget having charges। तो चार्ज वाले जब भी कंबाइन होंगे कैटायन और एनायन, तो वो सॉलिड इन नेचर होंगे, बिकॉज ऑफ द सॉलिडिटी वो क्या होंगे, हार्ड होंगे। याद रहेगा। अच्छा, अब ये हार्ड या सॉलिड जो हार्ड है, हार्डनेस किसके कारण होगी, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स present between the क्या, between the हाँ, between the ionic bonds और between the ions, ठीक है। और ये ions कौन से हैं, metal as well as कोई डाउट। एक और चीज समझो, ठीक है। अब ये हार्डनेस जब कभी भी होगी ना, तो यानी चीज क्या होगा, रिजिड। चीज क्या होगी, रिजिड। झुके, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ठीक है। और जब झुकेगा नहीं तो क्या होगा, टूटेगा। जब झुकेगा नहीं तो क्या होगा, टूटेगा। तो ये यहाँ पे याद रखना इस चीज को, इसीलिए रिजिड लिखा मैंने।
जो चीजें, जो पेड़ झुकता नहीं है वो क्या होता है, टूट जाता है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण ही इट विल बी ब्रिटल। क्या होगा ये, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या हो गया बच्चा, ब्रेक्स इनटू पीसेस, ब्रेक्स इनटू whenever प्रेशर इज अप्लाइड। कि बहुत ज्यादा अगर इसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो ये क्या होगा, झुकेगा नहीं साला, टूट जाएगा। ठीक है, और टूटेगा क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स रिजिडिटी। टूटेगा क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स रिजिडिटी। कोई है तो नहीं ऐसा नोन जो झुकेगा नहीं साला कहता हो, है कि नहीं है, नहीं है, चल अच्छी बात है। दूसरा पॉइंटर क्या याद रखोगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्यों, तुमसे पूछ लेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों। ठीक है, असर्शन रीजनिंग में डाल देंगे। तो क्यों क्या लिखोगे, ड्यू टू द सेम वाली चीज, प्रेजेंस ऑफ, यस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर हीट अप्लाई करना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए। क्यों, फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। लिख लिया जी आपने सबने, ठीक है। तो जितना ज्यादा कोई तगड़ी, देखो हाथ अगर एक दूसरे, बहुत अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हाथ पकड़ के बैठे हैं, तो क्या करोगे, उसको हाथ को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स उतना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, एंड इस बिकॉज ऑफ इट हमें एक्स्ट्रा हीट जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि हमें उसे तोड़ने में टाइम लगता है, तोड़ने में ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा पॉइंटर आता है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब हुआ, द एबिलिटी टू गेट डिसॉल्व। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, देखो जो पॉइंटर्स में लिख रही हूँ ना, ये याद रखना, द एबिलिटी टू गेट डिसॉल्व। ठीक है, डिसॉल्व का क्या मतलब है कि भाई आयंस जो है वो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना, उसको ध्यान से देखो। जैसे NaCl है, तुम्हारा क्या है, NaCl। तो NaCl के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी चीज में अगर मैंने इसको ऐड किया और वो डिसॉल्व किस में होगा, हमेशा लिक्विड के अंदर होगा। डिसॉल्व हमेशा किस में होगा, लिक्विड के अंदर। तो जैसे ही किसी लिक्विड के अंदर मैंने डाला, तो क्या होना चाहिए, जो ये बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। तो जो सॉल्युबिलिटी है इसकी, वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। सॉल्युबिलिटी किसके अंदर है इसकी, वाटर के अंदर है। वाई है, ड्यू टू द पोलैरिटी, ड्यू टू द पोलैरिटी। ठीक है, यानी वाटर क्या करता है, तुम्हारा जो वाटर है ये दो फॉर्म्स में डिवाइड हो जाता है, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होता है ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसलिए वो बेचारा आकर उसके साथ क्या होता है, कंफर्टेबल फील करता है कि ठीक है पोलर है, मैं इसके साथ आकर क्या करूंगा, अटैच हो जाऊंगा। बट जो नॉन पोलर है, याद रखना, जो नॉन पोलर होंगे यहाँ पे, नॉन पोलर के साथ ये डिसॉल्व नहीं होगा। अब नॉन पोलर कौन कौन है, पेट्रोल आ गया तुम्हारा, केरोसिन आ गया, जितने भी तुम्हारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, डीजल आ गया, ठीक है, एटसेट्रा लिख दो यहाँ पे ज्यादा बेटर है। उन सब के साथ ये डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व सॉल्युबिलिटी नहीं है। सॉल्युबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, वाटर के साथ।
जो पोलर सब्सटेंसेस हैं, जो पोलर कंपाउंड्स हैं, उनके साथ सॉल्युबिलिटी होगी, डिसॉल्व होगा। जो नॉन पोलर है उसके साथ डिसॉल्विंग नहीं होगी। याद रखना इस टर्म, ठीक है। चौथा जो तुम्हारा पॉइंटेड है बेटा, वो क्या है? कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेगा ये? कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे इसी पोलैरिटी वाला ही पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी ये इलेक्ट्रोवेलेंट जो कंपाउंड्स होंगे उनमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये टर्म याद रखना बेटा। और जहां कहीं भी तुम्हारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या कंडक्ट करेगा? हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो जितने भी तुम्हारे ये सब्सटेंसेस आ गए, दे विल बी द गुड कंडक्टर्स। क्या होंगे ये? तुम्हें ना एक क्वेश्चन अभी सैंपल पेपर, बोर्ड के सैंपल पेपर में भी आया है। कहते एक बंदा है, उसने क्या किया कि डिस्टिल्ड वाटर यूज किया। इस चीज को ध्यान देना और अलग से मतलब इसको स्टार्ट कर लिखना। डिस्टिल्ड वाटर जो है उसने यूज किया और देखा डिस्टिल्ड वाटर, अब वाटर क्या है? हमने कहा पोलर है। वाटर क्या है? पोलर है, ठीक है। तो जब पोलर है तो इसको भी, और वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तुम सबने पढ़ा हुआ है। तो कहते हैं जब डिस्टिल्ड वाटर यूज किया तो डिस्टिल्ड वाटर यूज करने पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाया। क्यों? वेरी गुड। और इम्प्योरिटीज अकेला वर्ड नहीं यूज करोगे, इतना सारा मैंने धुल लिया उसके अंदर डाल दिया, तो क्या वो कंडक्ट करेगा? तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखोगे? सॉल्ट, एसिड और बेस एक्सेट्रा इज, या कोई मिनरल हो गया, वो सब क्या है? डिस्टिल्ड वाटर में मिसिंग होता है। क्या होता है? मिसिंग होता है। अच्छा, इसके साथ अब इतना सिंपल क्वेश्चन तो सीबीएसई पूछेगी नहीं। अगला क्या पूछा उसने? कहते भाई डिस्टिल्ड वाटर को कंडक्टेड बनाने के लिए क्या करे? अब बच्चा जो है वो कह रहा है कंडक्शन तो चाहिए भी, मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो डिस्टिल्ड वाटर से हो नहीं रहा। अब ऐसा क्या करे? उसमें ऐसा कौन सी चीज ऐड कर दे कि भाई ये कंडक्ट करना शुरू कर दे? उस कंपाउंड का नाम लिखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिख लोगे भाई? तुम कहोगे सॉल्ट ऐड कर दे। और कौन सा जो इजीली अवेलेबल है हमारे पास? नमक, घर घर का स्वाद, जिसके कारण खाना जो है वो टेस्टलेस हो जाता है, ठीक है ना। तो कौन है? NaCl। कौन है? NaCl। याद रखना इस चीज को, स्वाद जिंदगी का, ठीक है। डाइल्यूट HCl डाल सकते हैं। हाँ, HCl डाइल्यूट क्यों? कंसंट्रेटेड डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। HCl डाइल्यूट तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, जैसे पानी में गया तो। इनमें से कोई एक भी चलेगा या सारे? हाँ, सारे कोई एक चलेगा, तभी तो कहा। और इजीएस्ट याद रखना NaCl। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है, हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो सबसे कॉमन एग्जांपल NaCl। याद रहेगा तब तक। और जैसे ये पानी के अंदर गया, क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, एंड इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। पांचवा पॉइंट कल आप लोगों को लिखवा रखा है, जल्दी बताओ पांचवा पॉइंट क्या है? The fifth point says, कलर ऑफ फ्लेम। वेरी गुड। जो फिफ्थ पॉइंट है तुम्हारा कि जब कभी भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव कलर टू द फ्लेम। इट विल गिव कलर टू द फ्लेम, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट मिटा दूं मैं, फिजिकल प्रॉपर्टी वाला, या कहीं और लिख दें? यही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। कलर ऑफ द फ्लेम में क्या याद रखोगे? जैसे मैंने सोडियम और ऑक्सीजन का तुम्हें पहले एग्जांपल दे दिया था, जो कॉमनेस्ट एग्जांपल तुम्हारी बुक में दिया हुआ है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कर दो। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या फॉर्म किया इसने? MgO। और ये कलर कौन सा देगा जल्दी बताओ? वाइट। dazzling white। कौन सा कलर? ठीक है जी, dazzling white flame। तो ये एग्जांपल जस्ट दे रहा है कि जब कभी भी कोई मेटल्स को तुम बर्न करोगे ऑक्सीजन के साथ एयर में, तो इट विल फॉर्म अ
फ्लेम। जैसे सोडियम ऑक्साइड का गोल्डन येलो बताया मैंने, पोटेशियम ऑक्साइड का लिलैक कलर बताया, एक और कलर याद रख लो बेरियम ऑक्साइड, ग्रीन कलर, ठीक है बेरियम, राइट। तो जब कभी भी ये बर्न करेंगे इट विल बर्न विद अ फ्लेम एंड दैट फ्लेम विल गिव अ स्पेसिफिक कलर। और इवन ये जो फ्लेम है ना ये क्वालिटेटिव टेस्ट होता है केमिस्ट्री में। जब हमें पता नहीं लगता ना कि कौन सा मेटल है तो हम क्या करते हैं उसको जला के देख लेते हैं, क्योंकि सारे कलर्स तो मैंने क्या बताया कि नॉर्मली एक गोल्ड में और कॉपर को छोड़ के सबका कलर ऑलमोस्ट सेम होता है, ग्रे होगा या व्हाइट होगा। तो पता कैसे लगेगा कि कौन सा मेटल है? तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करते हैं, उस मेटल को बर्न कर लो, और बर्न करने के बाद जो फ्लेम है उसके कलर को देखकर तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि भी कौन सा मेटल है। याद रहेगा? चलिए आगे, यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? चलो।